हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज का अगला लेक्चर। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी, है ना। तो इन शब्द के बारे में देखेंगे और इनके कौन कौन से आर्टिकल हैं और किस किस पार्ट में ये सारी बातें कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले दोस्तों हमने कवर किया था मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, वो पिछली हमने 2 वीडियो में 2 लेक्चर में कवर किए थे। उसके बाद हम, अगर आपको फंडामेंटल राइट की नॉलेज है तो उसके बाद आपको डीपीएसपी पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट डीपीएसपी को कैसे पढ़ते हैं, कंपेरिजन तुलनात्मक तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, कंपेयर करके। तो आपको पहले क्या देखना है दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स के बारे में नॉलेज लेनी है, उसके बाद डीपीएसपी के बारे में नॉलेज लेनी है ना। तो हम बात करें भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, आपको दिख रहा है। तो राज्य मतलब सरकार, है ना, नीति मतलब पॉलिसी, निर्देशक डायरेक्टिव, क्या क्या उनकी थ्योरी है, क्या क्या उनकी डायरेक्शन है, तत्व मतलब एलिमेंट्स हमारे, है ना। तो भाई राज्य के क्या क्या फंक्शन है, राज्य कैसे काम करे, सरकार कैसे काम करे लोगों के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं, डीपीएसपी में, है ना। तो हम देख पा रहे हैं भैया कौन से भाग में ये सारी चीज़ें, भाग 4 में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से पार्ट में, भाग 4 में, आपको ध्यान रखना है ना। और साथ ही साथ आप कैसे याद रखोगे, डीपीएसपी कितने, 1 2 3 4, तो कौन सा पार्ट है, 4। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, हमारे पास 4 शब्द हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी। तो डीपीएसपी मतलब भाग 4, आप ऐसे भी से याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों देख पा रहे हो आप, भाग 4 अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है भैया, तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, कहाँ से, 36 से लेके 51 तक, है ना। इससे पहले हम पढ़ चुके थे 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट के बारे में, ठीक है। तो हमें पहली बात तो ये पता होना चाहिए कौन से पार्ट में, तो भाग 4 में। और बात करें कौन से अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक हमारे अनुच्छेद है, ठीक है। और इनके बारे में दोस्तों कुछ फीचर जानने की कोशिश करें, है ना, कि इनकी क्वालिटी क्या है, इनकी क्या अप्रोच है ना, इन्हें कैसे किस नज़रिए से संविधान में देखा गया है। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट के जो आइडिया थे उनको किस मकसद से लगाया गया था यहाँ पे तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के आधार पर हम देखें तो हमारे डीपीएसपी हैं, उनका क्या पर्पज है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो हमें पता हो इसके सोर्स कहाँ से हैं, हमने लिया कहाँ से है, ठीक है ना। तो भाई तो हमारे सोर्स आयरलैंड, मतलब हमारे भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो हमने कहाँ से लिए दोस्तों, आयरलैंड से। तो आपको ये याद रखना है। और दूसरा क्वेश्चन है भैया, क्या भाई ये भारतीय संविधान में मूल रूप से थे जब संविधान बना था। हाँ जी बिल्कुल, मतलब ये कोई बाद में ऐड नहीं किए गए हैं, ये मूल संविधान का हिस्सा थे। क्या डीपीएसपी आपके मूल संविधान का हिस्सा थे। और दोस्तों बात करें इनका उद्देश्य क्या है, तो आपको दिख पा रहा होगा, सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक। तो यहाँ पर राज्य की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक के लिए ऐसे राज्य की स्थापना करें जहाँ पर लोगों को सामाजिक के साथ ही साथ आर्थिक रूप से भी मदद मिले, है ना। तो हम जब पढ़ेंगे उनके आर्टिकल पढ़ेंगे तब देखेंगे कौन से आर्टिकल में कैसी कैसे बातें बोली गई हैं, ठीक है ना। आगे बात करें दोस्तों, ये लक्ष्य किनका है, टारगेट किनका है भैया, किनकी जिम्मेदारी है, तो भाई सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा काम कौन करेगा, सरकार ही तो करेगी। सारी पॉलिसी अपने लिए कौन बनाता है, सरकार बनाती है। सारे लॉ कौन बनाता है, सरकार। और हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो भाई उसके लिए सरकार तुरंत ही कोई कार्रवाई करती है, और भाई पार्लियामेंट में कोई ना कोई एक्ट लेके आती है, बिल लेके आती है ना। दृष्टिकोण भैया सकारात्मक। आप पूछोगे सकारात्मक मतलब, क्योंकि यहाँ पे सरकार कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रही है। मतलब सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई सरकार पूरी कोशिश करेगी कि प्रत्येक नागरिक के लिए जितना हो सके उतना अच्छा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, है ना। जितनी सुविधाएं हो सकें उनकी तरफ से, जितने भी रूल बन सकें अच्छे से अच्छे, ताकि आम जीवन में, लोगों के जीवन में थोड़ी कल्याणकारी जीवन की स्थापना हो सके, ठीक है। तो कुल मिला के भाई दृष्टिकोण कैसा है, सकारात्मक है, क्योंकि यहाँ पे सारे काम कैसे हैं, पॉजिटिव है। सरकार यहाँ कुछ ना कुछ सपोर्ट सिस्टम के बारे में ही बात कर रही है प्रत्येक नागरिक के, है ना। बात करें दोस्तों न्यायोचित मतलब क्या जो जस्टिसेबल है, मतलब क्या इनको लेके कोर्ट में जा सकता है। अगर भारतीय सरकार या राज्य, भाई हमारी जो डीपीएसपी में बातें बोली गई हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बातें बोली गई हैं ना, क्या अगर वो पूरी नहीं कर पाते, वो उनको फुलफिल नहीं कर पाते,
कौन? सरकार। तो हम लोग क्या कोर्ट जा सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, है ना। तो हम इसके लेके कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन दोस्तों एक सवाल और है मन में, अगर मान लो भारत सरकार ने कोई डीपीएसपी में कोई लॉ बनाया और वो लॉ लागू कर दिया, ठीक है, कानून लागू हो गया मान लो, उसके बाद मान लो उस कानून से हमें कोई समस्या आती है, समझ पा रहे हो ना। दो टाइप के क्वेश्चन है भैया। अगर उस बने हुए कानून से हमें कोई समस्या आती है तो हम कोर्ट बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सरकार से दबाव डालें कि सरकार तुम हमारे लिए ये वाली सुविधा दो, ये वाला हमारे लिए कानून बनाओ, या जो भी ये सारी सुविधाएं हमें प्रोवाइड करो, ये नहीं। अगर कानून बन जाता है तो उसके बाद बिल्कुल जा सकते हैं, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। नॉर्मली बात बोले कि भाई कानून हम जबरदस्ती सरकार को फोर्स नहीं कर सकते कि सरकार तुम हमारे लिए ये सुविधा लेके आओ, ये कानून लेके आओ, नहीं। अगर सरकार कानून बना देती है और बना हुआ कानून तैयार है और वो लागू हो चुका है, उसके बाद अगर आपको कोई समस्या आती है उस कानून से तो आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या पता होना चाहिए इनके बारे में? मूल संविधान में सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य है इनका, लक्ष्य किनका है? सरकार का है, दृष्टिकोण कैसा है, अप्रोच कैसा है इनका, सकारात्मक है, न्यायोचित है क्या नहीं है? बिल्कुल नहीं है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। ये इसके क्या हुए मेन फीचर्स। अब मित्रों एक बात बताओ कि भाई जो डीपीएसपी है ना, हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजों को सोच के रखे गए थे, है ना। इनमें से देखो इन्हें 3 भागों में कैटेगराइज किया गया था, 3 भागों में कैटेगराइज किया गया था। उनमें से एक है सोशलिस्ट, एक है भाई गांधीयन, एक है लिबरल इंटेलेक्चुअल। देखो दोस्तों इनका मतलब हम समझते हैं। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? समाजवादी। तो ऐसे डीपीएसपी, ऐसे आर्टिकल, ऐसे विचार भारतीय संविधान में भाग 4 में जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हों, वे सब कौन है? सोशलिस्ट है। तो सोशलिस्ट आइडिया दिए हुए हैं कुछ इसमें। ऐसे आइडिया, ऐसे डीपीएसपी और ऐसे आर्टिकल जिनमें गांधी जी की विचारधारा को फॉलो किया गया हो, जिसमें महात्मा गांधी जी की विचारधारा के बारे में उनको प्रमोट किया गया हो, है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे। पहली बात तो हमें सोशलिस्ट पता है, सामाजिक पता है। दूसरी बात हमें गांधीयन पता है, गांधी जी के बारे में, गांधी जी की विचारधारा के बारे में जो बातें बोली गई उनसे रिलेटेड करके जो चीज़ें कनेक्ट करी गई हमारे डीपीएसपी में कि एक राज्य को कैसा होना चाहिए, है ना। तो वो सारी बातें हमें कहाँ मिलती हैं? गांधीवादी डीपीएसपी में। आगे बात करें दोस्तों लिबरल इंटेलेक्चुअल, उदार बौद्धिक, जो चीज़ें तर्क के आधार पे हों, बिल्कुल कट टू कट हों, मतलब एक तर्क के साथ ही उन चीज़ों को रखा गया हो, सबके लिए समान बातें हों, है ना। तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? लिबरल इंटेलेक्चुअल में, जो एक तर्क के और एक साइंटिफिक होनी चाहिए, है ना। तो वो बौद्धिक रूप से जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? लिबरल इंटेलेक्चुअल में। इसे क्या बोलते हैं? उदार बौद्धिक। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि हमारे में डीपीएसपी वो 3 टाइप के हैं। उनमें से पहला टाइप कौन सा आपका? सोशलिस्ट। तो देखो लिख लो, तो समाजवादी, गांधीवादी, ठीक है, और उदार बौद्धिक। तो भाई ये कैसे हैं? इंटेलेक्चुअल। समझ पा रहे हो ना इंटेलेक्चुअल का मतलब है? जो भाई बहुत ही बौद्धिक रूप से, तार्किक रूप से चीज़ें रखी गई हों, वो सब कहती हैं इंटेलेक्चुअली। तो आप देख पाओगे जब हम एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे दोस्तों, तो हमें इनको 3 भागों में डिवाइड करना है। एक हमारा ये पार्ट हो गया, ये हमारा गांधी जी का हो गया, और ये उदार बौद्धिक हो गए। ठीक है, तो हम इनको एक एक करके आर्टिकल को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आते हैं आजकल हमारे एग्जामों में कि भाई इनमें से कौन सा गांधीवादी विचारधारा का डीपीएसपी है, ठीक है, और इनमें से कौन सा तुम्हारा सोशलिस्ट है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कैसे इनका सबका हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, 1 सेकंड में आप देख लोगे समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक, ठीक है ना। तो आपको तीनों चीज़ें ध्यान दे रही हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सोशलिस्ट, समाजवादी, ठीक है, देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं जूम कर दे रहा हूँ इसे, और आपको मेरी बातों पे ध्यान देना है ना, और मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊँगा। देखो ये क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 38, अनुच्छेद 38। तो आपको दिख पा रहा होगा। तो आप
अनुच्छेद 38 में क्या बोला गया है? वेलफेयर ऑफ स्टेट। वेलफेयर ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? राज्य ऐसी कोशिश करेगा कि भाई लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कुल मिला के बात यह है कि भाई कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनकी जिम्मेदारी है, राज्य की सरकार की, कि एक अच्छा राज्य बनाएं, लोगों के हित में कार्य कर सकें, है ना। सारी जो योजनाएं, जो भी प्लानिंग है, जो भी रूल है, वो सब लोगों के हित में हो, जिससे क्या होगा? एक वेलफेयर ऑफ स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो आर्टिकल 38 में क्या बोला गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप बोल रहे होंगे कि भाई आर्टिकल 38 तक आगे डायरेक्ट आर्टिकल 36 कहाँ है और आर्टिकल 37 कहाँ है? तो मैं आपको एक चीज़ में 1 मिनट में समझा देता हूँ। देखो, आपको पता होगा, आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे ना, तो वहाँ पे आर्टिकल क्या पढ़ा था आपने? 12, याद है ना। उसमें क्या बोला गया था? राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा, ठीक है दोस्तों। वही चीज आर्टिकल 36 में बोली गई है, आपको ये ध्यान रखना है। तो भाई हमारे संविधान में, तुम्हारे मौलिक अधिकारों में जो आर्टिकल 12 में बात बोली गई है ना, राज्य की परिभाषा, वो क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 12। वही सेम चीज़ें कहाँ पे मिलेगी हमें? आर्टिकल 36 में। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से भाग आर्टिकल में राज्य की परिभाषा को डिफाइन किया गया है ना। तो राज्य की परिभाषा एक तो कौन सा है? आर्टिकल 12। एक कौन सा है? आर्टिकल 36। क्योंकि हम अल्टीमेटली किसके लिए काम कर रहे हैं? लोगों के लिए। कौन करेगा? राज्य करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको हमने बताया भी था कि जो ऐसी कोई चीज़ जो जिनके अंदर जो सरकार के अंतर्गत आती है, वो सारी चीज़ें कौन सी हैं? राज्य की परिभाषा में आती हैं, है ना। चाहे दोस्तों वो MP, MLA, राज्यसभा, लोकसभा, जितने जो कुछ भी है, राष्ट्रपति है, जो कुछ भी चीज़ें जहाँ राज्य की अथॉरिटी है, राज्य मतलब सरकार की अथॉरिटी है, वहाँ पे कमांड है सरकार की अथॉरिटी है, और रूल एंड रेगुलेशन, है ना, जहाँ पे नियम कानून कौन बनाती है? सरकार बनाती है। चाहे वो अब मान लो कोई कंपनी क्यों ना सही, जहाँ पे सरकार के 2 रुपये क्यों ना लगे, वो सब क्या है? राज्य के हिस्सा है ना। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। आप चाहो तो भाई फंडामेंटल राइट की पहली वीडियो है, उसमें आके देख सकते हो, है ना। तो वो सब क्या है? राज्य की परिभाषा कौन से आर्टिकल में? 12 में। तो 36 में भी क्या है? राज्य की परिभाषा, है ना। तो आप समझ पा रहे होगे ना ये बातें। अब आप पूछोगे 37 में सर, तो आर्टिकल 37 में बोला गया है कि जो भाग 4 है ना, कौन सा भाग 4? यही वाला जो पढ़ रहे हैं अभी, DPSP। इसमें जो सारी चीज़ दी गई हैं, समाहित की गई हैं, जो सारी जितने भी सारे फीचर हैं, उन सबको क्या करना है? लागू करवाना है, अच्छे से लागू करवाना है ना। तो भाग 4 में जो चीज़ें, सिद्धांत, जो भी चीज़ें समाहित की गई हैं, वो सब लागू करने के लिए हमें कौन से आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल 37 में। तो 36 किसके इक्विवेलेंट है? आर्टिकल 12 के, ठीक है ना। तो आप आगे देखो भाई, आर्टिकल 39 में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द लाइवलीहुड, रिसोर्स, मीन्स एंड हेल्थ, ETC। मतलब दोस्तों हमें राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सारी सुविधाएं देने की अवसर प्रदान करे, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, जिससे लोगों को भाई रिसोर्स, संसाधन मिल सके, प्रतिष्ठा मिल सके उनको, ठीक है ना। और हेल्थ, उन्हें स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मिल सके, जीने के लिए सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सारी चीज़ मिल सके। तो लाइवलीहुड, रिसोर्स और तुम्हारे हेल्थ की जितनी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा सके, ठीक है ना। तो हमें आर्टिकल 39 में ये सारी बातें बोली गई हैं। आर्टिकल 39 का ए, फ्री लीगल एड। दोस्तों इसका मतलब क्या है? कि राज्य की जिम्मेदारी, अगर कोई व्यक्ति है और मान लो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो क्या वो उसे न्याय नहीं मिलेगा? एक तरफ हम क्या बोलते हैं भाई DPSP में कि हम आर्थिक और सामाजिक न्याय की व्यवस्था करेगा राज्य। तो भाई सामाजिक और आर्थिक रूप से तभी तो तुम न्याय दे पाओगे जब दोस्तों उसके पास सुविधाएं होंगी। तो राज्य की क्या जिम्मेदारी है? राज्य ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, या जो वकील को नहीं रख सकते, या वकील का खर्चा नहीं उठा सकते, तो भाई ऐसे हालात में उसे न्याय दिलवाने के लिए, है ना, क्या व्यवस्था है? तो भाई राज्य की जिम्मेदारी है कि भाई उसे एक वकील प्रोवाइड कराए फ्री, है ना, जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है या उसे कोई समस्या है। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 39। ये कब जोड़ा गया था दोस्तों? तो 42वें संविधान संशोधन में।
तो आपको क्या ध्यान रखना है, 42वें संविधान संशोधन में तुम्हारा ये फ्री लीगल एड जोड़ा गया था, है ना, आर्टिकल 39 का ए। तो आपको ये भी साथ ही साथ ध्यान रखना है। आगे बात करें आर्टिकल 41 की, वर्क प्रोफेशनल एंड प्रोफेशन एंड द पब्लिक असिस्टेंस। इसका मतलब क्या है भैया, हमें काम दो, है ना, हमें सारी चीज़ें दो। जब तक हमारे पास काम नहीं होगा हम करेंगे क्या भाई, तो हमें काम की बहुत ज़रूरत है, ये पहली बात तो ये पता होनी चाहिए हमको, है ना। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, हमें भाई सारी चीज़ें चाहिए, शिक्षा चाहिए, है ना भाई, तभी तो अपन प्रोफेशन कर पाएंगे। शिक्षा चाहिए हमें, पब्लिक में असिस्टेंस चाहिए, वर्क चाहिए, काम चाहिए, ये सारी सुविधाएं हमें मिलेगी तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो राज्य की जिम्मेदारी है भाई कि हमें काम उपलब्ध कराए जिससे हमें एम्प्लॉयमेंट मिल सके, है ना। तो आज समझ पा रहे होंगे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात बोली गई है और सारी बातें बोली गई हैं। आगे देखें दोस्तों, आर्टिकल 42 में बात करें, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन। इसका क्या मतलब है भैया, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन का? तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि भाई ऐसे हालात में हम क्या करेंगे, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दिशाओं को, तो ऐसे हालात में भाई क्या करेंगे, अब मान लो हमारी मदर है ना, और हमारी मदर को मान लो वो प्रेग्नेंट है ना, तो ऐसे हाथ में वो जब जॉब पे होंगी तो जॉब के टाइम पे दोस्तों उनको क्या चाहिए, लीव चाहिए, रिलीफ चाहिए। या अगर वो ऐसे कंडीशन में उन्हें क्या चाहिए, रिलीफ चाहिए, तो भाई राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य ऐसे कानून बनाए किसके लिए, फैक्ट्री के लिए या और भी जो तुम्हारे जॉब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उन सब के लिए, कि भाई ऐसे हालात में अगर कोई प्रसूत महिला है ना, तो उसके लिए उसमें फैक्ट्री में जहाँ पे भी वर्क प्लेस है वहाँ पे क्या करना है, उनके लिए व्यवस्था करनी है, उनके लिए आशा रखनी है ताकि उनको दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ भाई उनको क्या करना है, सैनिटेशन का, पानी का, सुविधा का, मेडिसिन का, इन सब का ख्याल रखना है ना। ये सब जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की। तो राज्य ऐसा कानून बनाएगा जिससे जो महिलाएं वो सुरक्षित रहेंगी, ठीक है ना। तो सिक्योर लिविंग, उसके बाद देखो आप, तो आप समझ पा रहे होगे ना। तो महिलाओं के लिए जो सुविधाएं होती हैं वो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 43 सिक्योर द लिविंग वेज। भाई जब तक हमें हमारे काम का पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे काम करेंगे। तो राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य ऐसे कानून बनाए, प्रत्येक व्यक्ति जो मजदूर वर्ग है या जो भी काम करता है उसके लिए एक ऐसा क्राइटेरिया निर्धारित करे जिससे वो अपने मिनिमम वेजेस को पा सके, मतलब न्यूनतम मजदूरी को ले सके, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई कोई व्यक्ति है उसे कितने भी कम पैसे पे काम करवा रहा है। तो राज्य की जिम्मेदारी क्या है, मिनिमम वेजेस की। तो न्यूनतम मजदूरी के लिए भाई राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य ऐसा इंतजाम करे, ठीक है ना। आर्टिकल 43 का ए, पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट। तो दोस्तों पार्टिसिपेशन मतलब उसमें क्या लेंगे, भागीदारी ले, कौन, वर्कर भागीदारी ले किसमें, मैनेजमेंट में, ठीक है ना। तो आपको ये देख पा रहा होगा भाई, जब तक वर्कर भागीदारी नहीं लेंगे, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तब तक वो कैसे ही काम करेंगे, ठीक है ना। तो भाई जितने भी उद्योग होते हैं, तुम्हारी इंडस्ट्री होती है, उसमें भाई क्या करेंगे, वर्कर क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, उसमें भाग लेंगे, अपनी बात को रखेंगे ताकि उनकी जॉब और इनकी बातों को सुरक्षित रखा जा सके, है ना। तो भाई ऐसे हालात में हमने आर्टिकल 43 का ए जोड़ा। तो 43 का एक क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट। तो भाई जो प्रबंधन का कार्य है किसी भी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, तो भाई ऐसे हालात में राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य ऐसे कानून बनाए और लोगों को, जो मजदूर लोग हैं उनको, जो वर्कर लोग हैं उनको सुरक्षा दे कि वो अपनी बात को भी कंपनी में रख सकें, है ना, ठीक है। आर्टिकल 47 दोस्तों, तो न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। भैया पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आर्टिकल 47 में कि राज्य की जिम्मेदारी है कि भाई कोई व्यक्ति कुपोषित ना रहे। तो एक अच्छा गुड फूड, मतलब न्यूट्रिशन हमें अच्छा मिलेगा, है ना, पोषित हमें क्या मिलना है, भोजन। तो राज्य की जिम्मेदारी है कि भाई सब लोगों को एक अच्छा खाना, है ना, और स्टैंडर्ड लिविंग रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं राज्य करे, इनकी ऐसी जिम्मेदारी राज्य की है, ठीक है ना। तो भाई क्योंकि ऐसे में क्या होगा, उनका जीवन स्तर जब तक ऊपर नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा, है ना। तो स्टैंडर्ड भी बढ़ाना है हमें और उनके न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम क्या ध्यान रख सकते हैं, राज्य की जिम्मेदारी है भाई कि वो प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखे।
तो दोस्तों आगे देखेंगे हम, अभी हमने क्या क्या पढ़ा, सोशलिस्ट या आपके समाजवादी डीपीएसपी है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भाई कैसे हैं, समाजवादी वाले हैं, ठीक है ना। तो जिसमें आपको एक चीज़ नज़र आई होगी दोस्तों, इतनी सारी हमने बातें करी कि इसमें मोस्टली रोल किसका है, सरकार का है ना। तो ये सारी चीज़ कौन करेगा, सरकार करेगी, राज्य करेगा। तो यहाँ पे जो काम अब हम कैसे चेक करेंगे भाई कि ये काम ये सोशलिस्ट है या ये गांधीयन है। तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी दोस्तों कि जिस काम में ऐसे आर्टिकल दोस्तों पढ़ के ही पता चल जाएगा जिसमें राज्य का रोल ज़्यादा है, मतलब सरकार बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी निभा रही है इसे, है ना। तो उस मामले में हम देख पाएंगे कि वो सब कौन से हैं, सोशलिस्ट हैं। तो हमें अलग से दिख जाएगा भाई जहाँ पे राज्य का रोल ज़्यादा है, राज्य एकदम पूरी तरह से मदद कर रहा है लोगों की, तो सरकार मदद कर रही है ना। और जहाँ पे चीज़ थोड़ी फ्री दिखाई दे रही है ना, बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, राज्य की है। ऐसे हालात में हमें क्या दिखाई देगा कि वो सारी चीज़ कैसी हैं, सोशलिस्ट हैं। तो आप पहचान लोगे भाई सोशलिस्ट को, है ना, समाजवादी विचारधारा को यहाँ पे आप पहचान लोगे। आगे बात करें भाई गांधीयन, तो भाई गांधीयन देख लो। तो भाई कौन कौन से आर्टिकल हैं गांधीयन के लिए, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या है दोस्तों, पंचायत, है ना। तो पंचायत में क्या है, गांधी जी का क्या ड्रीम था भाई, ये बताओ आप। गांधी जी क्या चाहते थे, गांधी जी चाहते थे दोस्तों कि देश में क्या रहे चीज़ें, डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब विकेंद्रीकृत। तो आपको एक शब्द पता होना चाहिए दोस्तों, कई बार एग्जाम पूछा गया है, एक शब्द होता है सेंट्रलाइज, ठीक है, एक शब्द होता है डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है, केंद्रीकृत या केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण, ठीक है ना, विकेंद्रीकरण। इसका क्या मतलब है भैया, गांधी जी चाहते थे दोस्तों, उनकी फिलॉसफी थी कि भारत में कोई केंद्र जैसी सरकार ही ना हो। वो नहीं चाहते थे कि कोई ऐसी सरकार हो, वो चाहते थे कि असली जो रियल पावर है ना वो किन के बीच में रहे, पंचायत के बीच में। जो लोकल गवर्नेंस है ना, स्थायी सरकार है ना, उन स्थायी शासन है ना, उनके पास रहे, ठीक है ना। तो वो किसे प्रमोट करते थे, पंचायत को, है ना। तो कौन से आर्टिकल में जे, आर्टिकल 40 में। तो आर्टिकल 40 में आपको क्या दिखाई दे रहा है, पंचायत, ठीक है ना। आपको याद रखना है किसकी विचारधारा है ये, गांधी जी की, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि लोगों के पास डिसेंट्रलाइज्ड सरकार हो। अगर दोस्तों कभी भी लिखा आता है कि आर्टिकल 14 में कौन सी विचारधारा बोली गई है, तो वहाँ एक ही शब्द आपको दिखाई देना है, गांधीवादी। और एक शब्द और पूछेगा, इसका मेन मोटिव क्या है, तो डिसेंट्रलाइज्ड। क्या लिखना है, विकेंद्रीकरण, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था एक बार, है ना। तो विकेंद्रीकरण इसका मतलब क्या है, आर्टिकल 40, ठीक है। आगे चलें यहाँ पे, तो भाई साहब आर्टिकल 43 की बात कर लें आप, कॉटेज इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग। तो दोस्तों आपको पता है गांधी जी हमेशा कुटीर उद्योग को प्रमोट करते थे, है ना। क्योंकि भाई वो क्या चाहते थे कि लोग क्या करें, आत्मनिर्भर बने, है ना। आत्मनिर्भर बनेंगे लोग, खुद जितना जरूरत है उतना प्रोड्यूस करें और उतना ही खर्च, जितना कंजम्पशन की जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्च करें। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हमें संसाधन बचाने, रिसोर्स बचाने, हम एक दिन में सारी चीज़ें ख़त्म नहीं कर देंगे, क्योंकि इन जनरेशन, आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी हमें सेव करके रखना है ना। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कुटीर उद्योग की बात करें, है ना, कुटीर उद्योग। तो ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 43 में कुटीर उद्योग की बात करी है, कॉटेज इंडस्ट्री की बात करी गई है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बात करें हम दोस्तों, आर्टिकल 43 का बी दिख रहा है ना, आर्टिकल 43 का बी, इसमें क्या बोला गया भैया, ये कहाँ है, ये गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियाँ। यहाँ पे दोस्तों ये कब जोड़ा गया था और इसका मेन मोटिव क्या था, मतलब भाई लोग क्या करें, एक ऑटोनोमस बॉडी बनाएं, स्वायत्त बॉडी संस्था बनाएं और सरकार से मिलके काम करें, या कई लोग कम्युनिटी मिलके काम करें, जिससे कोऑपरेशन हो पाए, है ना। तो लोगों के बीच क्या करना है, हमें कोऑपरेशन, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री से ही या कोई सरकार से कोलैबोरेशन करना है,
है ना। तो आप सुनते भी होते कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब ये शब्द कोऑपरेटिव का मतलब क्या है भाई, एक दूसरे के बीच में बॉन्ड बनाना है ना, तो आपस में तो कोऑपरेशन करना है। यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी भाई कब जोड़, ये शब्द कब जोड़ा गया दोस्तों, तो आर्टिकल 43 का बी कब जोड़ा गया, 97वें संविधान संशोधन में। तो ये आपको याद रखना है, 97वें संविधान संशोधन में, ठीक है ना। कौन से संशोधन में, 97वें में। तो ये पूछा भी गया कई बार का कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो 97वें संविधान संशोधन में आपको ये जोड़ा गया था, ठीक है ना। आगे बात करें दोस्तों 46, तो एम्पावरमेंट ऑफ द SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। देखो मैं बताता हूँ, मतलब जो लोग कमज़ोर वर्ग के लोग है ना, SC ST जाति और कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई उनको एम्पावरमेंट करे, है ना, उनको आगे बढ़ाए, उन्हें आगे लेके जाए, उन्हें स्पेशली क्या करे, सपोर्ट करे। तो इन सब लोगों को सपोर्ट करना, एम्पावरमेंट करना किसकी जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है, मतलब इन सबको प्रमोट करना। ऐसी बात कौन बोलते थे, गांधी जी बोलते थे, ठीक है ना, कि भाई हमें जो निचले स्तर के लोग हैं ना उनको आगे बढ़, मेन मुख्य धारा में जोड़ना है इन सबको, है ना। तो मेन काम क्या है हमारा, इन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ना, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे बात करें दोस्तों गांधीवादी विचारधारा के बारे में, तो हम देख पाएंगे भाई कि भाई एक चीज़ और देखो आप, आर्टिकल 47 देखो, प्रोहिबिशन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंकिंग एंड द ड्रग्स, मतलब राज्य की जिम्मेदारी है। और गांधी जी कहते थे कि भाई तुम कोई भी ऐसे ड्रग्स, नशीले पदार्थ, ये सारी चीज़ें मार्केट में पूरी तरह से प्रतिबंध कर दोगे, ताकि भाई हमारी जो जनरेशन है उनको क्या किया जा सके, सेव किया जा सके। तो हमें नशीले पदार्थ, जो भी ड्रग्स होते हैं, ये सबको भाई क्या करना है, प्रतिबंध करना है। ये सारी काम बातें बोली गई हैं आर्टिकल 47 में। तो भाई राज्य की ये जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो राज्य की क्या जिम्मेदारी है कि भाई ऐसे कोई नशीले पदार्थ, ये सारी चीजें बिल्कुल प्रमोट नहीं करनी है, इन सब पे क्या करना है, प्रतिबंध लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नशीले पदार्थों के बारे में जो भी चीज दिखे वो आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 48 देख लो दोस्तों, प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ द काउ एंड अदर मिल्क। दोस्तों राज्य की जिम्मेदारी है कि भाई राज्य ऐसे कानून बनाए जिससे जो भी दुधारू पशु हैं, तुम्हारे गाय सही है ना, या जो भी भैंस सही, जो दुधारू पशु हैं, जो सोर्स है हमारे फूड के, है ना, उन सबको हम क्या नहीं कर सकते, कसाई खाने से बचाना है, स्लॉटरिंग कर से बचाना है ना। तो क्या करना है, इनको हमें काटना नहीं है ना। और ऐसे हालात में आर्टिकल 48 में बोला गया है कि भाई हम गाय, है ना, आपको पता होना चाहिए, जो हमारी गाय होती है ना उसे भी नहीं काट सकते, है ना। और ऐसे जो भी हमारे दुधारू पशु होते हैं ना उनको हम काट नहीं सकते। तो वो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 48 में। तो हमें कुछ आर्टिकल दिखाई दिए जहाँ पे गांधी जी के। तो आप एक चीज़ देखना दोस्तों, जो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी डोमेस्टिक लेवल पे कनेक्ट हैं, है ना, मतलब हमारी चीज़ें थोड़ी लोअर स्तर पर काम करती हैं, वो सब कहाँ पे हैं, गांधी जी की विचारधारा में, है ना। चाहे पंचायत की बात कर लो, चाहे कुटीर उद्योग की बात कर लो भाई, चाहे भाई हमें जो SC ST और जो निचले स्तर के लोग हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ना है तो बात कर लो आर्टिकल 46 में। चाहे भाई जो नशीले पदार्थ हैं उन सबको प्रतिबंध लगाना है, वो सब आर्टिकल 47 में। चाहे भाई साहब आर्टिकल 48 में क्या है, हमें गाय और जो दुधारू पशु हैं उनको नहीं काटना है ना, उनकी स्लॉटरिंग नहीं करनी है। ये सब भी बातें कहाँ बोली गई हैं, इसी में बोली गई हैं, है ना। तो ऐसी नस्लों को क्या करना है, प्रोत्साहन करना है। और इनको भाई कुल मिला के जो बहुत से लोग क्या होते हैं दोस्तों, पता है आपको, पशुओं की बलि चढ़ा देते हैं, है ना। तो वो बलि चढ़ाने से भी रोकना है इन सारे दुधारू पशुओं को, ठीक है ना। तो ये सारी जिम्मेदारी है। और इनकी जो, ताकि क्या होगा दोस्तों, कि अगर इनको हम नहीं काटेंगे ना तो क्या होगा, हम इनकी जनरेशन को बचा सकते हैं, आने वाली नस्लों को बचा सकते हैं। तो कुल मिला के भाई राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य ऐसे कानून बनाए जिससे भाई हमारे जो दुधारू पशु हैं उनकी जो जन प्रजाति है वो खत्म ना हो। एक दिन ऐसे तो काटते काटते गाय खत्म हो जाएगी, भैंस खत्म हो जाएगी, बकरी खत्म हो जाएगी, बलि चढ़ाते रहोगे तुम तो, है ना। तो हमें जिम्मेदारी देनी चाहिए कि भाई ऐसे काम हमें नहीं करने हैं। आगे देखें दोस्तों, अब देखो कुछ यहाँ पे आर्टिकल हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल।
तो भैया लिबरल इंटेलेक्चुअल का क्या मतलब है? उदार बौद्धिक, है ना। अब देखो आप एक एक आर्टिकल पढ़ोगे आसानी से, बड़ी सावधानी से। तो आर्टिकल 44 हम खुद पहचान लेंगे कोई चीज़ कैसी बात भूल गई है ना। इसका मेन मकसद क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। तो दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ये आपको ध्यान रखना है। यूसीसी, यूसीसी आर्टिकल कौन सा है? 44। इसका मतलब क्या है? राज्य ऐसी कोशिश करेगा कि भाई प्रत्येक जाति, धर्म, मजहब, सबके लिए कैसे कानून हो? समान कानून हो। जैसे दोस्तों आज के टाइम में अपन बात करें, हिंदू धर्म के लोग हैं वो मनुस्मृति या वेदांगों को मानते हुए अपने जो तुम्हारे विवाह होते हैं या फिर और भी सारी प्रथाएं होती हैं तो इनके आधार पर मानते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, जो इस्लामिक लोग होते हैं, वो शरीयत के आधार पर सारी चीज़ें मानते हैं। लेकिन राज्य इन दोनों को अलग अलग क्या देता है? सुरक्षा देता है। लेकिन आर्टिकल 44 में क्या बोला गया है कि भाई सबके लिए क्या हो? समान कानून हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी मजहब का हो, भाई कोई भी हो, सबके लिए कानून कैसा हो? समान। तो भाई सबके लिए समान कोड हो, सबके लिए समान लॉ होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे हालात में हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का ध्यान रखना है, यूसीसी का। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में तुम्हें पता है गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी भी लागू है ना। तो ये भी पूछा जाता है कि ऐसे इनमें से कौन सा राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्टिवेट है? तो भाई वो गोवा है। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे? यूनिफॉर्म सिविल कोड में गोवा, है ना। तो गोवा आपको याद रखना है यूनिफॉर्म सिविल कोड के रेस्पेक्ट में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समझिए ना आप, कुल मिला के हमारे, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है अभी भी चर्चा में पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा है ना। तो अमित शाह जी ने कुछ लेके इनको बोला भी था यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके। तो आपको ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि ये न्यूज़ में रहता है बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म सिविल कोड। आगे बात करें दोस्तों, तो हमें दिख रहा है यहाँ पर क्या? आर्टिकल 45, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 45, चाइल्ड केयर एंड एलिमेंट्री एजुकेशन अप टू 6 ईयर। अब देखो ये क्वेश्चन दोस्तों कभी बहुत बार लोग ना इग्नोर कर देते हैं। सब लोगों को याद है कि भाई 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को क्या मिलती है? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मतलब निःशुल्क शिक्षा मिलती है हमें 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को, आपको पता होगा। तो भाई वो तो कौन से आर्टिकल में मिलती है? वो भाई अलग आर्टिकल है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? अप टू 6 ईयर। तो हमने आर्टिकल 20 फंडामेंटल राइट पढ़े थे ना, आर्टिकल 21 का ये, वहाँ पे हमने देखा था, है ना, 86वें संविधान संशोधन। लेकिन हमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई कि अप टू 6 ईयर, ये तो 6 से 14 तक है, लेकिन 0 से पैदा हुए बच्चे, उसके बाद 6 साल तक का पालन पोषण कहाँ पे होगा? 0 से लेकर 6 तक। तो आर्टिकल 45 में, है ना। तो यहाँ पर राज्य की जिम्मेदारी है भाई कि जो अर्ली चाइल्ड केयर होते हैं ना, है ना, उनके लिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं ना, उनके एजुकेशन के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए कौन से आर्टिकल में चीज़ बोली गई है? आर्टिकल 45 में, है ना। तो भाई छोटे बच्चों के लिए, कौन से 6 साल तक के बच्चों के लिए, है ना, हमें एजुकेशन की बात बोली जाए तो आर्टिकल 45 में। आगे बात करें आर्टिकल 48 की, तो एग्रीकल्चर एंड द एनिमल हस्बेंड्री। तो भाई राज्य की जिम्मेदारी है क्या करे? एनिमल हस्बेंड्री में तो सही रहे हो ना आप, जो तुम्हारी एग्रीकल्चर होती है और उसमें जो तुम्हारे पशुपालन होता है ना, ये सारी जो तुम्हारे मवेशी बोलते हैं अपनी हिंदी भाषा में, वो सारी चीज़ यहीं पर दी गई हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों? तो भाई क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं भाई मोस्टली अपने जो पशु होते हैं या जो एग्रीकल्चर है, अपन कृषि करते हैं, तो हमें कृषि को करते हैं तो उसके लिए एक पैटर्न की जरूरत होती है ना। हम कुछ भी करते रहेंगे कितनी हमारी कृषि खराब हो जाएगी, हमारी जो लैंड है, भूमि है, वो खराब हो जाएगी। इसलिए राज्य ने बोला है, राज्य की जिम्मेदारी है भाई कि राज्य ऐसी चीज़ें लोगों के बीच में अवेयरनेस दे कि भाई लोग एग्रीकल्चर करें, कृषि करें तो एक पैटर्न में करें, है ना, और पशुपालन करें तो एक पैटर्न में करें, एक तरीके से करें, और सारे काम कैसे करें, चीज़ें फॉलो करके। इसलिए एक नियम भी है ना। तो वो सारी चीज़ें हमें एग्रीकल्चर, एनिमल एंड हस्बेंड्री के लिए आर्टिकल 48 की बात बोली गई है। बात करें आर्टिकल 48 का ए, तो एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। दोस्तों खुद देख लो अपने आप कि भाई 48 में ए में बाद में क्या बोला गया है।
तो इन्वायरमेंट हमें पर्यावरण बचाना है ना। जब तक हमारे पास पर्यावरण नहीं होगा ना तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो पर्यावरण का संरक्षण करना है, वनों का संरक्षण करना है, इन सब की क्या करनी है, हमें रक्षा करनी है ना। तो जितनी तुम्हारी वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव होते हैं ना, उन सबको सुरक्षा देनी है, और फॉरेस्ट को सुरक्षा देनी है, और एनवायरनमेंट को सुरक्षा देनी है। तो हमें पर्यावरण बचाना है, वन बचाने, और जो वन्य जीव होते हैं ना उनको बचाना है। ऐसी बात है, कौन से आर्टिकल बोलेंगे, आर्टिकल 48 के ए में। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। आर्टिकल 49 की प्रोटेक्शन ऑफ द मोन्यूमेंट। मोन्यूमेंट दोस्तों तुम्हारे देखो ताजमहल है, लाल किला है, ये सब क्या आपके मोन्यूमेंट है। तो जितनी तुम्हारी जो इमारतें हैं फेमस है ना, और उन सबको क्या करना है, सुरक्षा देनी है। हमें जितनी हमारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं ना, जितनी भी ऐतिहासिक चीज़ें जो हमारी हिस्ट्री की थी, जो चीज़ें हमारी आर्किटेक्चर की थी, वास्तुकला की थी, उन सबको क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करनी है ना। तो ऐसे हालात में भाई हमें आर्टिकल 49 बोलता है कि प्रोटेक्शन करना है, सुरक्षा देनी है मोन्यूमेंट की, ठीक है ना। तो हमारे जितने भी फेमस चीज़ें हैं उन सब की सुरक्षा करनी है। आगे बात करें भाई साहब, तो हम देख पा रहे हैं भाई, अब कौन सा आर्टिकल आ गया आपका, आर्टिकल 50। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। सेपरेशन मतलब पृथक्करण, किसका भाई, कार्यपालिका अपना अलग काम करे, न्यायपालिका अपना अलग काम करे। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, न्यायपालिका और कार्यपालिका की जो पावर है ना उसका सेपरेशन। तो पावर ऑफ सेपरेशन या सेपरेशन ऑफ पावर जुडिशरी एंड बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को क्या करना है, अलग करना है, वो दोनों अपने अपने दायरे में रह के कार्य करें, है ना। तो हमें ये आर्टिकल भी पता होना चाहिए। तो सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, है ना। तो जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, और बात करें एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। तो भाई न्यायपालिका और कार्यपालिका क्या करें, अलग अलग कार्य करें, ऐसी बातें। इनकी शक्तियों का क्या गया है, पृथक्करण किया गया है। तो आपको कैसे याद रखना है, 50-50 मतलब भाई पावर इनकी अलग अलग कर देनी है भाई। 50 पर अलग अलग कर दोगे, 100 के कितने आधे कितने होते हैं 50, तो 50 अलग 50 अलग, तो इनकी पावर को क्या कर दिया हमने, अलग। तो आपको 50-50 करके आपको याद रख लेना है, ठीक है ना। और आगे बात करें दोस्तों, तो पावर की पता है आपको सेपरेशन की, आर्टिकल 51, ठीक है ना। तो 51 में क्या बोला गया है, इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन या कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी। भाई साहब हम क्या, राज्य की जिम्मेदारी है भाई कि वो दुनिया में प्रत्येक लेवल पे सारे जितने भी रिलेशन होते हैं उन समय क्या करें, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखे, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल पीस मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या रखनी है, शांतिपूर्व रहना है ना। तो ऐसा कोई वॉल्यूशन नहीं करना है, ऐसा कोई मतलब विद्रोह नहीं करना है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी चीज़ें थोड़ी निगेटिव हमारी न्यूज जाए। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमें क्या करना है, शांति दिखानी है ना, और सुरक्षा का ध्यान रखना है ना, और लोगों से क्या करना है, कोऑपरेशन। तो भाई ऐसे हमारा इंडिया है और सारे राज्यों से क्या करता है, कोलैबोरेशन करता है, बात करता है, उनसे ट्रीटी का समझौते करता है, सारी चीज़ करता है, और शांति का भी ख्याल रखता है। ऐसे ही भाई आर्टिकल 51 में आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनली पीस होना चाहिए। तो दोस्तों हमने ओवरऑल पूरा DPS भी पढ़ा। आपको एक ही तीनों में ध्यान रखना है, जो चीज़ें कैसी हैं, जहाँ पे देखो हम खुद कैटेगराइज कर पाएंगे, जहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, थोड़ी इंटेलेक्चुअली है ना, थोड़ी मतलब तार्किक रूप से मजबूत है ना, वो चीज़ें हमें कहाँ मिलेगी, तुम्हारे इंटेलेक्चुअल लिबरल या तुम्हारा बौद्धिक, उदार बौद्धिक में, ठीक है ना। उसमें आर्टिकल 44 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं कर रहा, राज्य कोई टेंशन नहीं ले रहा, वही कट टू कट बात कर रहा है कि भाई सबके लिए बराबर है। ऐसे भाई सब बच्चों के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे थोड़ा तर्क लग रहा है, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे होंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो दिक्कत होगी नहीं होगी। कृषि की बात करें, कृषि भाई सबके लिए ज़रूरत है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए खाना की ज़रूरत है। तो हमें एक कृषि को पैटर्न ध्यान रखना है ना, तो पशुपालन कैसे करना है, इन सब के लिए नियम होने चाहिए, है ना। आगे आर्टिकल 48 का ए है ना, 48 का ए की बात करें तो एनवायरनमेंट, भाई पर्यावरण की जरूरत ना तो अमीर को है ना गरीब को, सबको जरूरत है ना, चाहे वो अमीर है गरीब है जानवर है, सब भाई जरूरत है नहीं है एनवायरनमेंट की। तो हमें एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, वन का ध्यान रखना है। वन ये तो है नहीं कि कोई अलग सरकार केवल अपने लिए काम करेगी, वो तो भाई सबकी जरूरत है, जो वन्य जीव है उनके लिए तो जरूरत है ना। तो हम वन्य जीव की सुरक्षा करनी है, वन बचाने हमें, पर्यावरण बचाना है हमें, ठीक है, ये सारी जिम्मेदारी सरकार की है। प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट, भाई जो स्मारक है ना, भाई ये स्मारक किसी एक के लिए तो है नहीं है, तो भाई जो चीज़ें हमारी इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं ना, तो तार्किक रूप से मजबूत हैं, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ मिल जाएंगी, इंटेलेक्चुअल या लिबरल इंटेलेक्चुअल में, ठीक है ना। तो हमें पता है मॉन्यूमेंट पता है ना, स्मारक होते हैं हमारे, तो हमारी जो धरोहर है, जो स्मारक हैं हमारे इतने पुराने हैं ना, उन सब का क्या रखना है, ध्यान रखना है आर्टिकल 49 में।
आर्टिकल 50 में क्या है भाई, सबके लिए पावर ऑफ सेपरेशन। तो ये इंटेलेक्चुअल बात है कि नहीं है, जहाँ पे कोई झुकाव तो नहीं रख रहे हैं हम किसी के प्रति। ऐसे ही आर्टिकल 51 में इंटरनेशनल पीस, भाई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमें क्या करनी है, शांति रखनी है, सुरक्षा रखनी है। ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं, यहाँ पे अपन ने सारी चीज़ें कवर कर रखी है ना दोस्तों। ये सारी चीज़ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, है ना। तो आपको ओपन एकेडमी टेलीग्राम को क्या करना है, सर्च करना है, और उसके बाद लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और कुल मिला के आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। आप एक बार इसे दोबारा रीड करेंगे, है ना, और वीडियो देख के रीड करेंगे तो चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हमें दोस्तों तीनों पार्ट बताएं इनके साथ कि भाई सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, तीनों पता है। तीनों के हमने आर्टिकल पढ़ लिए, साथ ही साथ हमने इनके सोर्स भी पढ़ लिए भाई, कहाँ से लिए, DPSP कौन से भाग में, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, है ना, 36 से लेकर 51, आयरलैंड से लिए, मूल संविधान में इनका चीज़ें। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य है इनका, लक्ष्य सरकार का है, दृष्टिकोण सकारात्मक है, न्यायच्युत है, बिल्कुल नहीं है ना। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको DPSP में शायद ही कोई दिक्कत रही होगी। आप एक बार आराम से पीसफुली सोचिए, समझिए, और इसके बाद आपको क्या लगाने हैं, MCQ लगाने, है ना। जब आपको MCQ लगाओगे तो आपका अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, है कि हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें लोगों को, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।